वेलकम टू MATV कश्मीर इन फोकस। नाजरीन, जैसा कि आप जानते हैं, हमारा प्रोग्राम इस वक्त लाइव फेसबुक और यूट्यूब पे भी देखा जा रहा है और हमारे प्रोग्राम में हम आपको पाकिस्तानी कब्जे वाले जम्मू कश्मीर और पाकिस्तानी कब्जे वाले गिलगित बल्तिस्तान से मुतालिक वो जानकारियां देते हैं जो आपको शायद दुनिया के किसी टीवी चैनल से नहीं मिलती। नाजरीन, इसके अलावा हम कश्मीर जो वादी है वहां की भी बात करते हैं और जम्मू की भी और लद्दाख की भी, अगर वहां से कोई ऐसी चीज हम महसूस करें जो आपके साथ शेयर करना जरूरी हो। लेकिन आज हम बात थोड़ी सी पैक पर भी करेंगे आगे चल के। लेकिन पहले मैं आपको लेके जाना चाहता हूं पाकिस्तानी कब्जे वाले गिलगित बल्तिस्तान पे आटे की जो किल्लत है वो खौफनाक सूरत हाल इख्तियार कर गई है और घरों में ये जो सर्दियां है इसमें उन्होंने घर कर लिया है। नाज़रीन, खून सर्दी में लोग जो है वो लग के आटा लेने के इंतजार में, लेकिन आटा नहीं मिल रहा, सेल्स पॉइंट है और कोई सुनवाई नहीं है। इसी तरह से मैं आपको बताऊं कि हुंजा में आटा नहीं मिल रहा और उसके मिलने की वजह से करीमाबाद हुंजा में जबरदस्त एहतजाजी मुजाहरा किया गया और लोगों ने इस दफा एहतजाजी मुजाहरा जो है वो डीलर्स के जो सेल्स पॉइंट है उनके बाहर जाकर किया। और इसके साथ साथ ये आपको बताऊं कि अस्तोर जो है पाकिस्तानी मकबूजा गिलगित बल्तिस्तान में, वहां पे भी आटा ना मिलने का एक बहुत बड़ा बहरान है और लोगों ने ये शिकायत की थी कि यहाँ से आटा जो है वो जो भी थोड़ा बहुत सब्सिडी से बच बचा के पहुंच रहा है वो भी नहीं मिल रहा क्योंकि उसकी स्मगलिंग हो रही। आपको पता है इस वक्त अफगानिस्तान में गंदम की गेहूं की शदीद जरूरत है, लिहाजा स्मगलिंग जो है वो आटे की अफगानिस्तान की तरफ, और इसके लिए एक कमेटी बनाई गई थी, स्मगलिंग इंक्वायरी कमेटी। तो इस दफा लोगों ने उस स्मगलिंग इंक्वायरी कमेटी के खिलाफ मुजाहरा किया है अस्तोर में और लोगों का कहना है कि ये इंक्वायरी कमेटी आपने क्या बनाई है, ये तो इंक्वायरी कमेटी खुद स्मगलर्स के साथ मिली हुई है। इसी तरह नाजरीन, स्कर्दू में यूटिलिटी स्टोर खाली पड़े हैं और शहर के कई यूटिलिटी स्टोर जो है वो बंद हैं। आपको ये बता दूं कि यूटिलिटी स्टोर जो है ये एक ऐसा गवर्नमेंट के स्टोर होते हैं जहां पे सस्ती चीजें मिलती हैं, मतलब 5 रुपए 10 रुपए 3 रुपए इस तरह से फर्क के साथ आम मार्केट से यूटिलिटी स्टोर्स में जो है वो चीजें सस्ती मिलती हैं, लेकिन वो यूटिलिटी स्टोर्स भी बंद हैं। मैं आपको बता दूं कि गिलगित बल्तिस्तान में शदीद बर्फबारी हो रही है जिसकी वजह से ये जो मसले हैं ये बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। नाजरीन, चलते हैं एक और आपको मसला POGB का मैं बता दूं। वो ये है कि आपको पता है कि जल्जला आया, उसके आफ्टर शॉक्स थे, उसकी वजह से लैंडस्लाइडिंग हुई। गवर्नमेंट तो वो लैंडस्लाइडिंग खोलने के लिए नहीं आई, सड़कों के रास्ते बहाल करने के लिए नहीं आई, इतने में बर्फ पड़ गई और भारी बर्फबारी की वजह से जो बाकी सड़कें थी वो भी बंद हो। तो अब लोगों ने अपनी मदद आपके तहत जो भी उनके पास था, किसी के पास बेलचा है, किसी के पास कुदाल है, किसी के पास जो भी सामान लोगों के घरों में पड़ा है, कोई हथौड़ी है, कोई पेचकस है बड़ा, वो लेकर लोग अब अपनी मदद आपके तहत खुद ही लैंडस्लाइडिंग जो ब्लॉक है उसको खोलने की कोशिश कर रहे हैं, विच इज नॉट वेरी इनकरेजिंग, एक्चुअली इट इज वेरी डेंजरस। इसलिए कि लैंडस्लाइडिंग के जो ब्लॉक पड़े हैं, बहुत बड़े बड़े पत्थर के ब्लॉक जो पड़े हैं, उनको एक तरीके के साथ वहां से हैवी मशीनरी के जरिए हटाया जाता है और इस तरह से कोई सेफ्टी इक्विपमेंट नहीं है इन लोगों के पास और ये मकामी लोग हैं, सख्त सर्दी में ये हादसा भी हो सकता है। तो मैं आपको POGB का तो बता दिया, पाकिस्तानी कब्जे वाले जम्मू कश्मीर का को बता दूं कि जैसे आपको पता है कि कल 5 जनवरी था और 5 जनवरी को पाकिस्तान ने कश्मीर डे मनाया और कश्मीर डे में उन्होंने एक फर्जी जो श्रीनगर का मुहासरा है, जो उन्होंने चूरन बेचते हैं अपने लोगों को, उसका बड़ा वावेला किया और जुलूस निकाले सरकारी सतह पे भी और सारा।
लेकिन चौंका देने वाला एक वाकया जो है वो उस वक्त पेश आया जब रावलाकोट के नजदीक जलोठ में एक जलसा हुआ जिसमें जैश ए मोहम्मद के जो रीजनल लीडर है मोहम्मद इलियास, उन्होंने शमूलियत इख्तियार की और उन्होंने इस जलसे को जो है, ये जलसा जो था ये हाफिज अरसलान की याद में किया गया था। हाफिज अरसलान वही मरदूद जहादी है 13 दिसंबर 2021 को श्रीनगर में पठान पुलिस पर हमला किया था और उस हमले में जो है वो 3 हमारे पुलिस मैन जो है वो शहीद हो गए थे और 11 जख्मी हो गए। हाफिज अरसलान जो है जिसने ये हमला किया वो 6 महीने पहले लाइन ऑफ कंट्रोल को दोबारा पार करते सुनने में आता है कि वो मारा गया। अब यह है कि इस जलसे में जैश ए मोहम्मद के अलावा सिबा और जमात दावा के नुमाइंदे रिप्रेजेंटेटिव्स भी, तो ये जो डेजिग्नेटेड टेररिस्ट हैं इनको पाकिस्तानी कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में खुले जुलूस और दफ्तर खोलने की इजाजत को मिली हुई है और इसको जो है मेरा ख्याल है कि हमारी हुकूमत सरकार जो है उसको इससे यूनाइटेड के साथ उठाना चाहिए इस मसले को। तो मैंने फुटेज देखा है उस जलसे का और उस पर कुर्सियां खाली पड़ी हुई, तो उससे ये भी लोग जो मकामी लोग हैं वो गानगी का इजहार कर रहे हैं इस पूरे टेररिज्म के प्रोसेस। ये तो एक मैंने आपको दिया है, अब हमें मौसूल हुई है और अपने बगैर किसी कहते ना विदाउट फर्दर डू लेट मी इंटरेस्ट। मेरे साथ 2 गेस्ट हैं, एक गेस्ट आपके जाने पहचाने रिटायर्ड AK सिवाच फॉर आर्मी हैं और दूसरे गेस्ट हमारे जो है वो राजस्थान जयपुर से हमारे साथ जुड़ रहे हैं, सीनियर पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं जनाब सुभाष शर्मा जी। मैं आप दोनों का स्वागत करता हूं जी। थैंक यू वेरी मच एंड वेलकम टू द शो। नमस्कार। सबसे पहले तो मैं चाहूंगा कि मेजर जनरल AK सिवाच जी से यह किया जाए कि 4-5 जनवरी को 2 ऐसे टेररिस्ट इन्फिल्ट्रेशन के वाकयात हुए हैं जिनको हमने काउंटर किया और उनको कामयाब नहीं होने दी, तो इसके बारे में थोड़ा सा हमारे दर्शकों को जानकारी दें प्लीज। देखो मिर्जा साहब, आपको पता है कि अभी जो पाकिस्तान के अंदर करीब 6 से 8 हजार के करीब आतंकवादी जो कि लश्कर तोबा और जैसे मोहम्मद के थे, जो कि अफगानिस्तान के अंदर कंधे से कंधा मिला के लड़ रहे थे तालिबान के साथ, अफगान फोर्सेज के, वो अभी पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर में हैं और आज की तारीख में पूरे के पूरे लॉन्च पैड भरे हुए हैं। 400-500 टेररिस्ट वहां हैं, स्टेजिंग एरिया में भी और ट्रेनिंग एरिया में भी। अब इनको प्रेशराइज किया जा रहा है, इनको भारत के अंदर पंप इन करने की कोशिश की जा रही है, मगर वो अलग बात है, हमारी जो काउंटर इन्फिल्ट्रेशन ग्रिड है वो एक बहुत पुख्ता है, बड़ी मुश्किल हो रही है। तो अभी ये 2 दिन पहले इन्होंने एक कैरन सेक्टर से एक बैट एक्शन की जो टीम है वो भेजने की कोशिश की, जिसमें 8 से 10 आतंकवादी थे और 2 जो आगे उसके गाइड भेजे गए थे वो हमने स्पॉट कर लिए और उनको मार गिराया। जो एक टेररिस्ट को मार गिराया, एक उससे मुझे लगता है कि वो पीछे भाग गया। तो अब ये दर्शाता है कि पाकिस्तान जो है पूरी कोशिश करेगा इन सर्दियों में, जब कि बर्फ पड़ जाती है, पासिस बंद हो जाते हैं, नॉर्मली सर्दियों में इन्फिल्ट्रेशन नहीं होती। इस साल सर्दियां गर्म होने वाली हैं, ये आतंकवादियों को भेजने की कोशिश करेगा। क्योंकि प्रॉब्लम क्या आई है कि आज की तारीख में ऑल आउट ऑपरेशन बहुत सक्सेसफुल रहा है कश्मीर घाटी में, एक प्रकार से वहां डेवलपमेंट आ रही है, पीस का माहौल है, 125 के करीब आतंकवादी रह गए हैं, उनका मोराल बड़ा डाउन है, उनके पास हथियार और अम्यूनिशन नहीं है और जो लश्कर तोबा जैसे मोहम्मद और हिजबुल मुजाहिदीन की जो लीडरशिप थी वो खत्म होगी। इसलिए पाकिस्तान फ्रेश आतंकवादी भेजना चाहता, पाकिस्तान से फ्रेश लीडरशिप भेजने की कोशिश कर रहा है और इसी के दौरान इन्होंने जो कैरन सेक्टर में यह आतंकवाद भेजने की कोशिश की थी, आतंकवादी को मार गिराया। तो यह सच्चाई है कि इस बार ये कोशिश करता रहेगा।
इसके अलावा अगर आपका मैं माइंड ये भी करूं अपने व्यूअर्स का कि अभी दो चंद हफ्ते 10 दिन में कम से कम 10 से 12 आतंकवादियों को मार गिराया है नॉर्थ और साउथ कश्मीर में। और वो जो आतंकवादी होता क्या, सर्दियों में जो बर्फ पड़ जाती है हायर रीचेज में, तो ये गांव की तरफ आ जाते हैं आतंकवादी। और अभी इनकी मुठभेड़ सिक्योरिटी फोर्सेस से हो रही है। हमारे पास पुख्ता इंटेलिजेंस आ रहा है, अवाम अभी आके इंटेलिजेंस देता है, रियल टाइम इंटेलिजेंस देता है, और उसके कारण इन ऑपरेशन में कम से कम 8 से 10 आतंकवादियों को एक हफ्ते में मार गिराया गया है। और एक बड़ी खुशी की बात है मिर्जा साहब, जो रेडिकलाइजेशन का दौर चला हुआ था साउथ कश्मीर में, उसमें भी काफी बदलाव आया है। अभी लोग समझ गए हैं कि ये एक प्रकार का साइकोलॉजिकल वारफेयर है पाकिस्तान का। अब बच्चे गुमराह नहीं हो रहे, कम उनके बहुत कमी हुई है। दूसरा, जो एनआईए ने एक प्रकार से हवाला मनी को चोक कर दिया था, उससे फायदा यह हो रहा है कि अभी पत्थरबाजी की घटनाएं बिल्कुल खत्म हैं और एक प्रकार से बड़ा बदला हुआ माहौल लग रहा है। मगर पाकिस्तान अब कोशिश करेगा, हो सकता है वो जो सीज फायर है उसको भी तोड़े, आतंकवादियों की भेजने की कोशिश पूरी जोरों से करेगा। इन सर्दियों में भी हमें चौकन्ना है और चौकन्ने रहेंगे, और अगर कुछ भी हरकत पाकिस्तान कोशिश करेगा, ईंट का जवाब पत्थर से दिया जाएगा। मिर्जा साहब, ईंट का जवाब पत्थर से दिया जाएगा, बहुत इतने अच्छी बात की। असल में अगर आप देखें तो ये जो पिछले दिनों ऊपर नीचे इन्होंने इतनी कोशिश की है आतंकवादियों को भेजने की, वो इन्होंने इसलिए भी कोशिश की है सर धड़ की बाजी लगाकर कि 5 जनवरी को जब कश्मीर डे मनाया जाए तो इनके पास एक बहाना हो कि देखो जी कश्मीर में जुल्म हो रहा है। लेकिन वो उसमें कामयाब नहीं हुए। मैं आपके पास वापस आऊंगा, और फरवरी में हमारी इतला है कि इनका एक और मिशन जो है वो तैयार हो रहा है फरवरी के पहले हफ्ते में इन्फिल्ट्रेट करने के लिए, और उस पर हम बाद में बात करेंगे। लेकिन नाजरीन, मैं आपको ये बताता चलूं कि पाकिस्तानी मकबूजा गिलगित बल्तिस्तान, जो रियासत जम्मू कश्मीर का हिस्सा था, जिसका इलाहाक भारत के साथ 26 अक्टूबर सन 1947 को महाराजा हरि सिंह ने किया था, और जो पाकिस्तान के कब्जे में है, सी पैक का रूट वहां से गुजर रहा है। और सी पैक जो है, इसके बारे में अब बहुत सारे शिकूक व शुबात जन्म ले रहे हैं कि क्या वाकई इकोनॉमिक डेवलपमेंट का ऐसा प्रोग्राम जिससे दुनिया को फायदा होगा, या की कोई चाल है। इसी के ऊपर बात करने के लिए मैं आज राजस्थान जयपुर से जुड़ रहे हैं सीनियर पॉलिटिकल एनालिस्ट सुभाष शर्मा जी। क्या कहते हैं शर्मा जी आप? मैं अभी नाइजीरिया के साथ भी एक वाकया हो सी पैक वालों का। बेसिक बात यह है डॉक्टर मिर्जा साहब, सबसे पहले तो आपको नमस्कार और आपके व्यूअर्स को नमस्कार। ये जो आपने सवाल उठाया है ये बहुत ही ज्यादा रेलेवेंट इशू की तरफ आपने ये हिंट दिया है, और ये रेलेवेंस इसलिए ज्यादा इन दिनों चर्चा में भी है, और ये चर्चा अब आगे आने वाले दिनों में ज्यादा होगी, क्योंकि चाइना का जो डेट का जो ट्रैप जाल है, ये जो कर्ज का जाल चाइना ने बिछाया है, इसमें अब उसकी असलियत सामने आ गई है। पहले तो चाइना को लेकर हम ये मान रहे थे कि चाइना खुद भी डेवलप हो रहा है और बाकी जो मुल्क हैं, जो हमसाया मुल्क हैं, उनको भी वो डेवलप करने के उसमें है, उसकी नीयत है, लेकिन नीयत उसकी ठीक नहीं है। ये बात अब सामने आ गई है, और ये पूरे वर्ल्ड के लिए, पूरे विश्व को जो जानने समझने वाले लोग हैं उनके लिए भी बहुत ज्यादा बेहद चिंताजनक बात है कि चाइना किस तरह से एक कंट्री को, जैसे कोई सूदखोर बनिया गांव में या कस्बे में अपना जाल बिछाता है और सूद की जो टर्म्स हैं उसकी वो अपनी मनमर्जी से लिख के और साइन करवा लेता, अंगूठा लगवा लेता, ठीक वैसा का वैसा पैटर्न जो है वो चाइना की तरफ देखने को मिल रहा है। और ये जो आपने बात उठाई कि सीपैक के जरिए चाइना क्या वाकई डेवलपमेंट करना चाहता है, ये बात कतई सही नहीं है, क्योंकि यदि हम बात करें पाकिस्तान की, इससे पहले एक हमारे सामने जो एग्जाम्पल आया है वो बहुत दर्दनाक कहानी बयान करता है, और वो दर्दनाक कहानी बयान होती है लिथुआनिया की। लिथुआनिया में चाइना ने 60 कंपनियों को अपने हिसाब से लोन दिया और कंपनियों को खड़ा किया, लिथुआनिया की सरकार को अपने कॉन्फिडेंस पे लिया, एक साजिश रची, एक पूरा का पूरा ताना बाना बुना षड्यंत्र का, और इन 60 कंपनियों को मार्केट अवेलेबल कराने का झांसा दिया कि हम डेवलपमेंट की तरफ बढ़ रहे हैं, पूरे वर्ल्ड को डेवलप करेंगे। लेकिन 2 साल के बाद ही
ये एग्रीमेंट उन्होंने खलास कर दिया, तोड़ दिया। और इसके बाद अब लिथुआनिया की जो सरकार है, लिथुआनिया का जो इकोनॉमिक जो डेवलपमेंट था एकदम घुटनों के बल आ गिरा है। सेकंड एग्जांपल हम ले सकते हैं श्रीलंका का। श्रीलंका की हालत चाइना ने ये कर दी कि वहां का जो टोटल डेट है उसका 2/3 जो हिस्सा है वो चाइना के पास चला गया। और आज की स्थिति यह है कि अब श्रीलंका के पास ये कर चुकाने का पैसा नहीं है। ठीक वो हालात मालदीव्स के बाद में अब पाकिस्तान के होने जा रहे हैं। पाकिस्तान में जो सीपैक का के नाम पर जो, हालांकि पाकिस्तान की जो अवाम है बेचारी, वो अपने जो रियासतदान है, सियासतदान है, इन लोगों के जंजाल में आई हुई है। असल में वहां की पब्लिक को कुछ नहीं पता है कि यहाँ के सियासतदानों ने किस तरह के करप्शन में इतना बड़ा कर्जा ले लिया है कि सीपैक तो बनने से रहा, लेकिन इस सीपैक के नाम पर जो डेट चाइना का है वो पूरे पाकिस्तान को ले डूबेगा। और यदि आप आगे मैं बढ़ के बात करूं इसमें, आप थोड़ा सा और परमिट करें तो, कि यदि पाकिस्तान के साथ कल को कोई ऐसी स्थिति आई जो स्थिति लिथुआनिया की, मालदीव्स की और श्रीलंका की आई हुई है, तो पाकिस्तान के सामने तो कोई आने वाला भी नहीं बचाने के लिए। आज की यदि मैं आपको एक ताजा इनपुट दे देता हूं हमारे दर्शकों के लिए, आपके दर्शकों के लिए, यह ताजा इनपुट है लिथुआनिया के लिए। आज ही ताइवान ने एक स्पेशल पैकेज का एक्सेप्टेंस दिया है और लिथुआनिया की सरकार को यह कहा है कि $200 मिलियन ताइपे जो है वो लिथुआनिया को देने के लिए तैयार है। और जो चाइना के इस ट्रैप में आया हुआ है लिथुआनिया, इसको वहां से उबारने के लिए ताइवान उसके साथ जाने की उसमें है। तो ये तो हो गया एक ब्रीफ राउंड। अब आपको स्पेसिफिक बात मेरे से पूछना था तो बिल्कुल पूछ लीजिए। जी मिर्जा साहब। जी मैंने ये कहा कि बेसिक राउंड जो बेसिक बात है वो अच्छा, तो हमने रखी। कोई स्पेसिफिक सवाल हो तो आप मुझे पूछ लीजिए, मैं कह रहा हूं। ठीक है। अब मैं अपने दर्शकों को ये बताता चलूं कि सी पैक के जरिए $4 ट्रिलियन का चाइना ने बजट रखा, यानी उसने पूरी दुनिया को खरीदने का जो कीमत लगाई वो $4 ट्रिलियन है। और इसमें जो फाइनेंस है वो एक तो जो चाइना के पॉलिसी बैंक्स हैं वो दे रहे हैं फाइनेंस, और स्टेट ओन्ड जो बड़े बड़े बैंक हैं वो, और इसके अंदर जो सेविंग वेल्थ फंड्स हैं वो, जैसे कि सिल्क रोड फंड है और इस तरह के फंड्स है। यानी ये जितना पैसा सी पैक के लिए लगाया जा रहा है ये सब चाइना के बैंकों का पैसा है। और उसके अंदर बैंकों की टर्म्स एंड कंडीशंस उतनी ही शदीद और सख्त और खतरनाक हैं जितनी कि जब आप मकान लेने के लिए मॉर्गेज के कर्जा लेते हैं या कार खरीदने के लिए जाते हैं और आपकी पेमेंट 1 या 2 मिस हो जाए तो आपका मकान भी कुर्की कर लिया जाता है और आपकी गाड़ी को भी जो है वो रिपोजेस कर लिया जाता है। जनरल साहब, मैं आपसे जानना चाहूंगा कि क्या भारत के पास ये लीगल है ऑप्शन के वो सी पैक के खिलाफ इंटरनेशनल कोर्ट में जाके स्टे ऑर्डर ले कि ये गिलगित बल्तिस्तान से इसको ना गुजारा जाए? देखो, इसमें तो कोई शक नहीं है कि मिर्जा साहब, ये जो चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर ये $62 बिलियन का है, और जो बेल्ट रोड इनिशिएटिव पूरा $3 ट्रिलियन है, जिसके अंदर वो अफ्रीका के अंदर भी जा रहे हैं और एशियन कंट्री में भी हैं और कहीं ना कहीं यूरोप के कुछ कंट्रियों में। और ये सच्चाई है कि जो चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर है ये फायदा चीन को ही होने वाला है। और चीन के एक तो बैंक्स के लोन है, दूसरा सबसे अच्छा आपको एक इम्पोर्टेंस समझना पड़ेगा, इसको क्या इम्पोर्टेंस है इसका, जो शिंगजांग से ग्वादर के लिए रोड जा रहा है। और एक जो अगर आप देखें कि म्यांमार में इन्होंने बनाया है कुआकापू पोर्ट, और कुआकापू पोर्ट से चाइना आपका म्यांमार इकोनॉमिक कॉरिडोर भी है जो यूनान से जा रहा है। ये दो आर्म हैं, ये आर्म हैं भारत के ईस्ट में, भारत के वेस्ट में। उसको डर है कि अभी जिस प्रकार से हम इंडो पैसिफिक में और इंडियन ओशन में जो मलक्का स्टेट को ब्लॉक कर सकते हैं, तो उसका जो है 60 से 70% ट्रेड वहां से जाता है। वो उसको घबराहट है आने वाले समय में भारत इसको एक प्रकार से ब्लॉक कर सकता है। उसने अपनी सबमरीन भी डाली, उसको आप उस निगेट करने के लिए उसने अपने 2 आर्म डाल दिए हैं इंडियन ओशन में, जो कि अगर जरूरत पड़े तो ये ऑयल वगैरह ग्वादर से शिंगजांग प्रोविंस में और कुआकापू से ये यूनान प्रोविंस में ले जाए। ये इसकी आगे जो है
कार्रवाई है, ये हमें समझना पड़ेगा। ये ऐसे पैसा नहीं खर्च करता चीन कि इतना पैसा खर्च कर दिया ग्वादार से लेके और सिंगजांग तक, तो इसका बहुत फायदा होने वाला है उसको, ट्रेड से भी, उसका ऑयल और उसके जो बाकी चीजें सामान। इसी प्रकार जो म्यांमार के अंदर कुआ कप्पू है वहां से भी। जो आपने अगला क्वेश्चन पूछा कि क्या हमारे पास लीगल पोजीशन है, देखो इसमें कोई शक नहीं कि चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर गिलगित बाल्टिस्तान और से जा रहा है, जो कि भारत का इलीगली ऑक्यूपाइड एरिया है, मगर हम उसको केस ले जा सकते हैं। मगर सच्चाई यह है कि ये केस जो है जम्मू और कश्मीर का इशू यूनाइटेड नेशन में भारत लेके गया था 1948 में, जहां प्लेबसाइट होना चाहिए था, तो इसके ऊपर कोई क्लियरिटी नहीं है। मगर हम जा सकते हैं, कोई ऐसा हम सोचें कि वो इसको स्टे दे देगा, मुझे नहीं लगता ऐसा होगा। मगर ये सच्चाई है कि भारत एक ऐसा देश है, अमेरिका, भारत और जापान, जिसने बेल्ट रोड इनिशिएटिव के अगेंस्ट अपनी आवाज की है और ये बताया है कि ये बेल्ट रोड इनिशिएटिव जो है चीन को ही फायदा होगा। जिन देशों के अंदर से जा रहा है वो गरीब देश हैं, उनके मतलब के लिए फायदा नहीं है, चीन को अपना फायदा है। जी बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। सुभाष शर्मा जी को मैं 2 मिनट रह गए मेरे पास, आपसे मैं ये पूछना चाहूंगा, ये जो पाकिस्तानी कब्जे वाला गिलगित बल्तिस्तान है, जहां से सी पैक गुजर रहा है और उसका हमें कोई फायदा नहीं है, बल्कि वहां लोगों के घरों पे कब्जे करके सड़क के सीधी करने के लिए लोगों घरों पे कब्जे किए गए, जंगलात काटे जा रहे हैं और कोई डेवलपमेंट उस तरह की हम नहीं देख, क्योंकि चाइना अपने ही मजदूर ला रहा है, अपने ही इंजीनियर ला रहा है, सारा कुछ अपना ही ला रहा है। तो वो जो लोकल इकोनॉमी की ग्रोथ हम सोच रहे थे कि शायद होगी, वो देखने में नहीं आ रही। तो ये क्या समझते हैं कि सी पैक जो है ये पाकिस्तान से और हमारे इलाकों से जो गुजर रहा है, ये क्या कामयाब होगा या ये नहीं हो सकता कामयाब? नहीं, इसका तो कामयाब होने का तो कोई प्रश्न ही नहीं है। इसका कारण मैं आपको ये बता दूं कि पाकिस्तान के जिस तरह के पॉलिटिकल हालात हैं, जिस तरह के वहां पर अब दिनों दिन फेनेटिसिज्म बढ़ता जा रहा है और बलूचिस्तान में जिस तरह का आंदोलन दिखाई देता है, उससे ये सीपैक का, ये कॉरिडोर का काम तो कभी पूरा होगा नहीं। लेकिन चाइना की जो नीयत थी और चाइना का जो एक काम था कि इस पूरे रीजन में अपनी हेजेमनी बना के रखे, इसके लिए उसने जो करना था वो पाकिस्तान को अपने ट्रैप में ले लिया उसने, ये उसका इरादा भी था। और जहां तक आप बात कर रहे हैं इंटरनेशनल, हाँ पाकिस्तान को ट्रैप में ले लिया है, वो उसका हेजेमनी कायम करने की बात है इस रीजन में। और दूसरा, जैसे जनरल साहब ने बताया, बहुत आपने के लिए हमारा बात की है, बहुत अच्छी बात की है, बहुत किया आपने। नाजरीन, आपने जैसा कि आज के हमारे प्रोग्राम में देखा कि हमने सी पैक के हवाले से जो उसका फौरी इफेक्ट है वो तो यही है कि ये एक डेथ ट्रैप है और इस डेथ ट्रैप में पाकिस्तान बुरी तरह से जकड़ा जा चुका है। मैं आज के अपने दोनों मेहमानों का बहुत बहुत आभारी हूँ। थैंक यू वेरी मच कि आप दोनों ने आज इतनी रात गए हमसे जुड़े लंदन में, और आपसे अब दोबारा अगले प्रोग्राम में मुलाकात होगी। नाजरीन, डॉक्टर अमजद उमर को इजाजत दीजिए। जय हिंद। जय हिंद। थैंक यू सो मच।